हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड जो समीक्षा अधिकारी का जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनेशन पेपर था उसे हमने पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया था और आपके क्वेश्चन हमने 79 तक कर दिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम 79 के बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 80 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रिवी पर्स था वह आपका जो आपके पूर्व राजा थे उनसे संबंधित था। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो प्रिवी पर्स था उसे किसने समाप्त किया था। वो समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी जी ने। इसमें क्या होता था कि जो राजा रजवाड़े थे उन्हें भारत सरकार द्वारा पेंशन दी जाती थी। ठीक है, 81 क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है। यानी कि जो मनोनीत होते हैं 12 सदस्य राज्यसभा के लिए उनका जो मनोनयन करता है वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 82 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अवशिष्ट शक्तियों से यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसी शक्तियाँ जो ना राज्य के पास है ना केंद्र के पास हैं। तो ऐसी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जिसमें स्पेस प्रोग्राम आ गया आपका आपका खुफिया तंत्र आ गया, ये सब जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेंटर को, केंद्र को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है इसमें 83 प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, सॉरी, उसमें ही शिक्षा का जो विषय था राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित कर दिया गया। 84 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका अपना राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, यहाँ विधानसभा है, उच्च सदन नहीं है राज्य में। ठीक है, 85 क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। यानी कि जो जनहित याचिका है उसका जो शुरुआत हुई वो कहाँ हुई अवधारणा की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जनहित याचिका है वो पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और भारत में जो PN भगवती और कृष्णा स्वामी जो अय्यर थे उनको इसका क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है जनहित याचिका का। ठीक है, अगला प्रश्न है 86 कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो जो भारत का संविधान है वो भारत को घोषित करता है राज्यों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो विवादों का निपटारा करता है वो करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 कि आर्थिक जो निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आर्थिक जो निर्गम जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था आपके दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, 89 प्रश्न है कि पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला लोकपाल बिल प्रस्तुत हुआ था वो हुआ था 1968 में। जो आपके कांग्रेस के एक सांसद थे जिनका नाम आता है मनु सिंघवी करके, उनके द्वारा ये प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया गया था। MK गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने जो पहली पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी हिंदू स्वराज, और ये लिखी थी 1909 में। ठीक है, अगले चलते हैं हम 91 में कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बजट का मुख्य उद्देश्य होता है वो जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है, जनता के प्रति प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना होता है, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना हो, यानी कि सभी है, यानी कि इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 92 प्रश्न है कि संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। तो संसदीय सरकार जो सिद्धांत पर कार्य करती है वो करती है आपकी विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध में। ठीक है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है 93 प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यकाल जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ये शून्यकाल जो शुरू होता है आप याद रखिए ये होता है दोपहर 12 बजे। ठीक है, तो C इसका आंसर होगा। 94 प्रश्न है कि भारतीय जो संविधान है उसमें कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका भाग 2 है वो आपका नागरिकता से संबंधित। 3 में आपके क्या है
मौलिक अधिकार है, फोर्थ में आपके डीपीएसपी है, और फिफ्थ में केंद्र और राज्य के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आपके आ गए रीजनिंग और एप्टीट्यूड के प्रश्न, जिसमें 95 प्रश्न है। 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें आपको a प्लस बी ए माइनस बी करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको 2.39 प्लस 1.61 आ जाएगा, और जो 2.39 माइनस 1.61 जो आपका बटे में है और ऊपर है, उसको काट दिया जाएगा, और इसमें जो 2.39 है प्लस 1.61 का प्लस हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा बी 4। ठीक है, 96 प्रश्न है कि यदि 0.65 रेशो x रेशो 5 रेशो 8, तो x का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेशो का प्रश्न है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सीधे डायरेक्ट आप इसको, एक सेकंड, इसमें डायरेक्ट आप इसको ऐसा लिखिए, 0.75 अपॉन आपका x आ गया, और 5/8 आ गया, और सीधे x बराबर आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 0.75 इंटू 8 अपॉन 5, तो 0.15 आ गया। तो 0.15 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 1.20। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी, 1.20। ठीक है, अगला प्रश्न है 97 प्रश्न की, एक कक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनकी औसत आयु है आपकी 21 वर्ष, और शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष हो जाती है। अब आप अगर इसको देखो तो इसको ऐसा करना है कि 22 अभ्यर्थी हैं, उनकी औसत आयु 21, तो टोटल हो जाएगा 462, और जब हम एक शिक्षक को भी शामिल कर रहे हैं तो 23 आ जा रहा है, और आपका जो कुल आयु जा रही है वो 1 वर्ष बढ़ जा रही है, यानी कि 22 हो जा रही है, यानी कि 506, और ये 506 में से 462 माइनस कर देंगे तो 44 आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें जो आंसर होगा आपका डी आंसर होगा। ठीक है, 44 होगा इसका आंसर, तो इसको इस तरीके से करना है। अगला प्रश्न है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां 98, कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम ये ले लेंगे कि माना मुर्गियों की संख्या x है और गायों की जो संख्या है वो है आपकी y, तो इसमें पहली से समीकरण बनेगी मुर्गी प्लस जो गाय हैं आपकी, वो कर देंगे हम टोटल, क्योंकि सिरों की संख्या तो 48 ही है ना, 48 कर लेंगे। और दूसरा बोला हुआ है कि यदि उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो आप इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप याद रखिए कि मुर्गियों के जो पैरों की संख्या बता रखी है ना 140, तो आपको याद रखना है कि अगर मैं बात करूं आपके, ये देखिए 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140 की एक समीकरण बनेगी। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि गाय के कितने पैर हैं और आपके मुर्गी कितने पैर हैं, और इन दोनों समीकरणों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा हमारा 26, y आ जाएगा 22, और इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका सी 26। यदि a का 20% b के बराबर है तब 20 का b% निम्न में से किसके समान होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, a इंटू 20/100 बराबर b है ना, तो आपको b मिल जाएगा, इसमें कितना मिल जाएगा 20a/100। ठीक है, b आ गया आपका, और आपको पता है कि क्योंकि 20 इंटू b/100 किसके बराबर है, 20 इंटू 1/100 इंटू 20a/100 के, तो इसमें से आप निकाल लेंगे, इसमें से आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा a का 4%। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। अगला प्रश्न है कि महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे उतने में 18 अंडे बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें उसी व्यक्ति को लाभ ही हुआ है। ठीक है, तो लाभ परसेंट आएगा आपका
20 माइनस 18/18 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो यह आने वाला है 11/1/9% का लाभ, यानी कि डी। 101 है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फिगर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो फिगर आएंगे आपके, जो आपके स्क्वायर आएंगे, तो इसको एक नॉर्मल तरीके से करते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि कितने आपके स्क्वायर हैं। तो 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, 8 हो गए। और बाहर कितने हो गए आपके, कितने हो गए, 12 हो गए। और अगर मैं बात करूं इसकी टोटल में देखें, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो टोटल आपके हो गए 15 आ गए आपके। तो इसका आंसर है 15 है इसका आंसर। ठीक है, एक सेकेंड, कुल कितने वर्ग हैं तो बताया मैंने 15 है। ठीक है, 102 प्रश्न है कि यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, रात को धूप, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं? तो हम जो सोते हैं वो रात को सोते हैं। तो रात को क्या बोला गया यहाँ पर? तो धूप बोला गया। तो 102 का जो आंसर है वो ए आएगा। ठीक है, एक परिवार में एक आदमी, अगला प्रश्न है, एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उसकी पत्नी है। परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और 1 बेटी है। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पुरुषों की संख्या ज्ञात करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें से आप देखिए, एक आदमी है प्लस उसके 4 बेटे हैं, ठीक है, और प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बेटे के अगर 3 बेटे हैं तो आप याद रखिए कि 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये 17 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 104 प्रश्न है, के एन और एक्स का भाई है और वाई एन की माता है और जेड के का पिता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको सिंपल सा लेंगे हम, तो वाई और आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, और के एन का एक्स का रिलेशन है, भाई है, तो एन क्या होगा? एक्स का भाई या बहन है। तो इसमें जो सही नहीं होगा वो होगा कि एन सदैव एक्स का भाई है, क्योंकि एन जरूर नहीं कि उसका भाई हो, बहन भी हो सकता है। तो सी इसका आंसर आएगा। 30 लड़कियों की एक व्यक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां है। उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर है? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको उर्वशी का स्थान पता लगाना है। तो इसमें 30 माइनस आपका क्या कर लेंगे, 30 माइनस आपका कर लेंगे 8 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 1। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा 13। तो 20 का आंसर है। ठीक है, प्रश्न चित्र में लुप्त चित्र उत्तर चित्र में से चुनिए। तो जो लुप्त चित्र है वो आप याद रखिए, इसमें जो सही आंसर होगा आपका 106 का, तो 106 प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, तो बी इसमें सही आंसर होगा। और ये बी इसलिए आया है सही आंसर क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक शेड्यूल लग रहा है कि जैसे एच है, तो एच के बाद अगर मैं 4 और इसमें ऐड करूँगा तो एल आ जाएगा, और एल में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो पी आ जाएगा। तो और पी के बाद अगर इसमें 4 और जोड़ूंगा तो टी आएगा। यानी कि जो आकृति आपकी बी वाली है, यानी कि ये वाली आकृति, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें +4 का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रमन ने 12,000 प्रति वर्ष 10.5% की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर उधार ली है, जबकि राहुल ने उतनी ही धनराशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसने ज़्यादा धनराशि दी और कितनी दी? तो इसमें सिंपल सी बात होगी कि आपको रमन का ब्याज करना पड़ेगा पहले। तो रमन की ब्याज की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 है उसका, आपका प्रिंसिपल है। तो 12,000 इंटू 10.5 इंटू 3/100, तो उसका आएगा आपका 3780। ठीक है, और राहुल का ब्याज अगर मैं बोलूँ तो राहुल का ब्याज आएगा चक्रवृद्धि, यानी कि 12,000 1 + 10/100 3 - 12,000। और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा 3972। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राहुल ने जो ज़्यादा दिए हैं वो दिए हैं आपके 192 रुपये। ठीक है, 108 प्रश्न है कि पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। 18 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना,
पिता की आयु मान लीजिए आप x वर्ष है और पुत्र की आयु y, तो x प्लस वाई जो है आपका वो आएगा आपका 54। ठीक है, क्योंकि ये कहा गया है कि वर्तमान आयु ये है और उसके बाद दुगनी हो जाएगी ना, तो 54 है। और x प्लस 18 इक्वस टू आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 18, तो इसमें आ जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वस टू 18। इन दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x मिल जाएगी आपकी 42 और y मिल जाएगी 12, तो 42 और 12 यानी कि a इसका आंसर है। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 109 प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए कि जो B2E वाला जो आपकी श्रृंखला है, फिर D5H F12K H27 इसके बाद जो आपका N अगला जो आएगा, आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो H के बाद आएगा वो आएगा HIJ यानी कि +2 आएगा। ठीक है, तो J आ गया। उसके बाद आपका जो अगली संख्या आएगी वो आप याद रखिए कि जो अगली संख्या आएगी वो आएगी आपकी 27 है, तो 27 इंटू 2 आएगा, क्योंकि इसमें एक पैटर्न शो हो रहा है। 27 इंटू 2 यानी कि 54 आएगा और प्लस 4 आएगा यानी कि 58, तो J 58 और N के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा? +2 आएगा J के LMNQ, तो ये क्या हो जाएगा? J58Q इसका आंसर होगा। ठीक है, 110 प्रश्न है कि भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, कैसे भुवन की माँ मधु से संबंधित है? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो भुवन की माँ होगी वो मधु की भाभी होगी। ठीक है, तो इसमें भाभी है इसका आंसर, ब्लड रिलेशन है, आप इसे सॉल्व कर लोगे। 111 प्रश्न है कि तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे त्रिभुज में जो आपकी लुप्त संख्या है वो है आपकी, इसका आंसर होगा 70। अब कई सारे लोग कहेंगे कि 70 कैसा है, तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको कुछ नहीं करना है, 5, 7 और 2 का एलसीएम लेना है। 5 गुणा के 7 गुणा के 2, तो 5 7 35 दूना 70। ठीक है, 112 है कि रिक्त स्थान भरे 4, 6, 12, 14, 28 और 30। इसके बाद 30 के बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका, आप याद रखिए 30 के बाद आपका आएगा 60। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार +2 हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे 4 + 2 6, फिर 6 दूना 12, 12 + 2 14, 14 दूना 28, 28 + 30, 30 दूना 60, तो उसका डी आ गया। 113 प्रश्न है कि ए बी से दुगना अच्छा कर्मकार है और दोनों साथ में 18 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेले, अगर मैं बी की क्षमता की बात करूं तो बी की क्षमता आएगी x और ए की क्षमता की बात करूं तो 2x, तो यानी कि कार्य होगा वो होगा 18 इंटू 3x बराबर 54x। ठीक है, तो ए का जो समय आएगा वो आएगा 54/2x यानी कि आंसर आ जाएगा 27, तो इसलिए आंसर इसका कितना होगा? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो ट्रेनों की बीच की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन कितने में दूरी तय करेगी? तो दूसरे ट्रेन की अगर मैं चाल की बात करूं तो 400/4 आ जाएगा, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पहले ट्रेन की जो चाल आएगी वो आएगी आपकी 7/8 इंटू 100, तो यह आ जाएगी 87.5 यानी कि आंसर होगा डी। ठीक है, अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय की, करने के बाद महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय कर ली है। वह वापस घूमकर पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी होगी? तो अगर मैं सीधी दूरी की बात करूँ तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का लगाना है, इसमें 10 किलोमीटर आ जाएगा। डायरेक्शन का है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, 116 प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर मैं लुप्त संख्या की बात करूं तो इसमें ये फॉर्मूला लगा रखा है कि 7 + 3 यानी कि 10, 10 - 1 9, 5 + 2 7, 7 - 6, तो 6 + 1 7 और 7 माइनस अगर मैं 1 की बात करूं तो कितना आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 6। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6, इसका आंसर होगा आपके इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि 117 पुस्तिकाओं को समान रूप से एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त रूप से वितरित किया गया। पुस्तिकाओं की जो संख्या थी जो प्रत्येक बच्चों को मिली, बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग थी। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तिकाएं मिल जाती। कुल कितनी पुस्तिकाओं का वितरण किया गया? इसमें आपको इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें ये कह सकते हैं कि माना जो पुस्तकों की संख्या वो x है और बच्चों की y है, तो इसमें आपका जो फॉर्मूला आएगा वो x आएगा y इंटू 1/8y आ जाएगा, ठीक है। और आपका x बराबर आ जाएगा y/2 इंटू 16, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8y आ जाएगा और 8y बराबर है आपका y इंटू 1/8y। तो इसमें y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा आपका 64। तो x आ जाएगा 64 इंटू 8 यानी कि 512। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका है 512 यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। किसी निश्चित कोड में ब्रेक थ्रू को EAUHRBRGHKT लिखा जाता है, तो उसी के कोड में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसा लिखा जाएगा? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें क्या किया गया है, बस थोड़ा सा जो ऑर्डर है वो चेंज किया गया है। मैं इसमें आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर इसका बी होगा, ठीक है। इसे आप कर सकते हैं, नॉर्मल है ये प्रश्न। 119वां आया है, जो आपका प्रश्न आया है वो आया है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है और उसके उपरांत 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? अगर मैं बात करूं, ये दिशा है, ठीक है। अब वो पहले अगर मैं बात करूं तो पहले वो पश्चिम की ओर है यानी कि इस साइड है और पहले वो 45 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। 45 डिग्री घूम रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर 180 डिग्री वो फिर कैसे घूम रहा है? 180 डिग्री वो घूम रहा है दक्षिणावर्त, ठीक है। 180 दक्षिणावर्त घूम गया और उसके बाद वो सीधे आपका 315 वामावर्त घूम रहा है यानी कि इस तरफ, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होगी वो होगी उत्तर की तरफ। डी इसका आंसर होगा। 120वां प्रश्न है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाना होगा? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें पहले देखना है कि दूध की कितनी मात्रा है। तो दूध की मात्रा की बात करें तो आएगा 2/3 इंटू 60 यानी कि 40 लीटर। और पानी की बात करें तो 1/3 इंटू 60 यानी कि 20 लीटर। अब बात करें 40/20 प्लस x बराबर 1/2, तो यानी कि x आ जाएगा आपका 60। तो इसमें आंसर होगा 60 यानी कि 120 का बी आंसर आएगा। 123वां प्रश्न है कि एक सड़क की नहीं सॉरी 122वां 121वां प्रश्न है, यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उसी संख्या का 3/10 क्या होगा? अब मैंने मान लिया कि x है एक संख्या, ठीक है। तो उसका 1/4 का 1/3 कितना है? 15 है। तो संख्या आ जाएगी आपकी 180। और अगर मैं अभिष्ट संख्या की बात करूं तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? 3/10 इंटू 180 यानी कि 54, ठीक है। 122वां है कि एक घड़ी को दोपहर में 12 बजे शुरू किया जाता है। घंटों की सुई का घुमाव 5:10 तक होगा, ठीक है। घंटों की सुई का घुमाव 5:10 तक होगा। कितने डिग्री वो घूमेगी? तो इसमें घुमाव में कुछ नहीं करना आपको, इसमें करना है 25 इंटू 6 डिग्री प्लस 10 डिग्री अपॉन 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 155 डिग्री। यह फॉर्मूले से हो रहा है, ठीक है। 123वां प्रश्न है कि एक सड़क की 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके मरम्मत कर सकते हैं, तो कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को पूरा करेंगे? तो इसमें आपका आ जाएगा W/39 इंटू 12 इंटू 5 आ जाएगा इक्वल्स टू W/30 इंटू 6 इंटू M आ जाएगा, ठीक है। तो M आएगा आपका 13 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 124वां प्रश्न है कि यदि एक दो अंकों की संख्या का उसके अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर प्राप्त संख्या से अंतर 36 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच में अंतर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर है, मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे माना संख्या है आपकी 10x + y,
ठीक है। अब 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, यानी कि उनके स्थान बदलने पर 36 आ रही है। तो 9x माइनस 9y इक्वस टू कितना हो गया 36। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो यानी कि आंसर होगा ए यार। ठीक है। 125वां प्रश्न है। अब आपके रीडिंग प्रश्न खत्म हो गए जी। उत्तराखंड के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो थे आपके कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित, जो उसका डी आंसर होगा। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाखों उद्यार है वो आपका अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर, और गोरखिया उद्यार आपका चमोली में है। ठीक है। 127वां प्रश्न है कि कत्यूरों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी। तो कत्यूरों की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। 128वां प्रश्न है कि दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटियों को जो जोड़ता है वो जोड़ता है सिलना। 129वां प्रश्न है कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो प्रजामंडल की जो स्थापना का उद्देश्य था जनता को जो टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है। श्रीदेव सुमन ने इसकी स्थापना करी थी देहरादून में 1939 में। खतलिंग हिमनद जो उद्गम है वो किसका है, वो है आपका बिलंगना का, और ये आपके टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत पादिया नगर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्वत पादिया नगर आपका रुद्रपुर में नहीं है क्योंकि ये पूरा प्लेन में स्थित है। बाकी कोटद्वार भी पर्वत पादिया है क्योंकि वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के जब पर्वत श्रृंखला समाप्त होती है उसके बाद है, और चंपावत के टनकपुर है, और हरिद्वार आपका पर्वत पादिया नगर में आता है। अगला प्रश्न है 132वां कि सुप्रसिद्ध जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए वो लिपुलेख दरवा जो आपका पिथौरागढ़ में है उससे गुजरती है। 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। तो रेल यातायात का जो अंतिम बिंदु नहीं है वो है आपका लक्सर, क्योंकि उसके आगे भी आपकी ट्रेन जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। तो जो आपका नंधौर दून है वो आपकी स्थित है आपकी नैनीताल जनपद में। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंधौर दून है वो आपकी नैनीताल में स्थित है। 135वां प्रश्न है कि हिमालय में जो मुख्य सीमा भ्रंश है यानी कि जिसे MCT बोला जाता है वो किस किस को पृथक करता है। तो जो MCT पृथक करता है वो करता है महान हिमालय और लघु हिमालय को, यानी कि ग्रेट हिमालय और जो आपका मिडिल हिमालय उसको ये अलग करता है। 136 प्रश्न है कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो है बाड़ाहाट। 137 प्रश्न है कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ। तो जो औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका किस काल में। औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ मुगल काल में माना जाता है, बाद में अंग्रेजों से स्थानीय स्तर पर संघर्ष होता रहा। ठीक है। तो मुगल काल। 138वां प्रश्न है कि प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जामरक किसके के नाम से किसे जाना जाता था। तो ऋषिकेश को कुब्जामरक कहा जाता था। ठीक है। 139वां प्रश्न है 139 पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है। तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 140 प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता। तो जो आपका छोलिया जो आपका नृत्य है उसमें गीत नहीं गाया जाता। 141वां प्रश्न है 141 कि द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आपका ध्वज मंदिर है वो है आपका गुजर देव मंदिर। ठीक है। 142वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। तो भूमसेन देवता की जो पूजा करती है वो आपकी जाट जनजाति करती है। ठीक है। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। तो पीतल नगरी की जो स्थापना की जा रही है वो आपके अल्मोड़ा में पीतल होता है। ठीक है। 144 प्रश्न है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित होंगे। तो जो उत्तराखंड में जो आपके 38वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित होंगे वो होंगे आपके 2018 में। उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 61वां स्थान मिला है वो मिला है आपका देहरादून को। ठीक है। 146 प्रश्न है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था आपका 27 मार्च 2016 को। हरीश रावत उस टाइम मुख्यमंत्री थे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 45 दिन बाद ये राष्ट्रपति शासन हट गया था हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद।
147 प्रश्न है कि आनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है। तो आनुवांशिकी में जो प्रभावी होता है वो होता है RH फैक्टर, ठीक है। 148 प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है। तो जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार जो औषधि है वो है आपके इंटरफेरॉन। 149 प्रश्न है कि मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग यानी कि खंड पाए जाते हैं। तो जो खंड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके 5। 150 लास्ट प्रश्न है आपका, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो जो पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो है आपका तोता। तोता इसका आंसर होगा। तो ये हमने पार्ट 2 में आपके जो समीक्षा अधिकारी के